नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। वापस आपके चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम और आपके दर्शकों को प्रणाम। प्रणाम। आदित्य जी, ये कैसा दोगलापन है डोनाल्ड ट्रंप का। एक तरफ तो पीएम मोदी को एक दिन पहले जन्मदिन की बधाई देते हैं और उसी दिन अपनी संसद में ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं जिसमें उन 23 देशों का जिक्र है जो ड्रग्स का अवैध धंधा करते हैं और उसमें भारत भी शामिल है। देखिए, ये जो लिस्ट है ये निकाली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा। और इस लिस्ट में भारत के अलावा 23 जो अन्य देश हैं, अगर आप देखेंगे, सबकी लिस्ट देखेंगे, ये सारे वो देश हैं जहां पे नेचुरली marijuana की खेती होती है। नेचुरल। भारत का जो केस थोड़ा अलग है क्योंकि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और भारत में इसका जो प्रोडक्शन है काफी कंट्रोल्ड है बाय द स्टेट। और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही इसको खरीद सकती हैं और कोई नहीं खरीद सकता। तो लेकिन भारत को इस लिस्ट में डालना, अगेन, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की गलती है एक्चुअली। इस लिस्ट से भारत भारत बाहर आ जाएगा बिकॉज भारत ने इसको प्राइवेटली इसको अपोज भी किया है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करती है कैप्सूल्स बनाने के लिए और उसको मिक्सचर करके अदर केमिकल के साथ मिक्स करके, बट बेसिकली यही इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिससे बुखार या फिर घाव हील होते हैं ज्यादातर। और ये अमेरिका वांट्स टू कंट्रोल दैट इंडस्ट्री क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की सेल्स बढ़े दुनिया में और भारत की जेनेरिक ड्रग्स की इंडस्ट्री कम हो। जितने भी 23 कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड जो एनवायरनमेंट है वो है इंडिया। अमेरिका से भी ज्यादा कंट्रोल्ड है क्योंकि अमेरिका में ड्रग अब्यूज जो है 45% पॉपुलेशन करती है, 45%। और मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बता रहा हूँ, दीज आर द ऑफिशियल नंबर्स। अगर मैं इसको एक्चुअल यूज में जाऊंगा तो रिक्रिएशनल ड्रग में अगर मैं जाऊंगा तो 45 प्लस 20 65% पॉपुलेशन अमेरिका में ड्रग्स यूज करती है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, इंक्लूडिंग बड़े बड़े लोगों ने सेल्फ एडमिटेड है। टकर कार्लसन जैसे जर्नलिस्ट, वो उन्होंने एडमिट किया कि वो पहले उसके अब्यूज करते थे, वो अभी भी करते हैं थोड़े समय में। फ्रेंच प्रेसिडेंट को बचपन से आदत है ऐसे सब्सटेंस अब्यूज करने की, वो अभी भी करते हैं, अभी भी पकड़ा भी गए थे 2-3 महीने पहले। तो ये जो जो पूरी जो लिस्ट है ये अगेन एक तरीके से डिप्लोमेटिक अटैक है भारत के विरुद्ध। तो जब ट्रम्प किसी को बोलते हैं दोस्त, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए क्योंकि आ, ये एक तरह का चापलूसी है। इस स्मॉल टॉक बोली जाती है अमेरिका में कि आप इस तरह की बातें करते हैं आइस ब्रेकिंग के लिए या फिर कुछ बड़ी चीज हासिल करने के लिए। जैसे चाणक्य ऋषि बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा आपको आपकी प्रशंसा करे वो पाखंडी होता है। तो ये एग्जैक्टली पाखंड चल रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पे। क्या माना जाए कि किसी भी तरीके से भारत अभी तक ट्रेड डील के लिए राजी नहीं हुआ है, तो क्या ये नया पैंतरा है? इस तरह से भारत पर प्रेशर डाला जाएगा जबकि भारत में आज ही 100 करोड़ के आसपास ड्रग्स को जब्त किया गया है अमृतसर में। देखिए क्या है कि भारत अभी उस लेवल से बहुत आगे चला गया है। भारतीयों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश प्रेशर नहीं डाल सकता। अमेरिका प्रेशर डाल सकता होता अगर आपकी सेनाएं कमजोर होती, लेकिन 71 के बाद, सॉरी 74 के बाद, जब से भारत ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, उसके बाद से भारत अमेरिका में कोई ऐसी क्षमता नहीं है। और आज भारत की जो कन्वेंशनल फोर्सेज है, मिलिट्री फोर्सेज है, वो अमेरिका की कन्वेंशनल फोर्सेज से ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसलिए प्रेशर तो अमेरिका नहीं डाल सकता, इसको सभी भारतीय इग्नोर कर दे। ये सिर्फ मीडिया का नैरेटिव है प्रेशर का, बातचीत से कोई प्रेशर पड़ता नहीं है। पहला प्रेशर पड़ता है सेनाओं के द्वारा, दूसरा पड़ता है डिप्लोमेसी के द्वारा। तो वो तो कोई दोनों ही नहीं है ना। अच्छा, आपने दूसरी बात करी। यस। मैं वही कह रही थी आपसे कि इस लिस्ट में पाकिस्तान भी है, तो भारत को पाकिस्तान के लेवल पर लेकर आ गया अमेरिका। पाकिस्तान कहाँ है? वो कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। देखिए, अमेरिका, भारत ने कभी भी अमेरिका से स्पष्ट बातें नहीं करी है। भारत को अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के इश्यू उठाने चाहिए। भारत को अमेरिका के अंदर
जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध, उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारत को जो ब्लैक्स के अंदर रेसिज्म है उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारत को अंडर प्रिविलेज वाइट्स के बारे में बात करना चाहिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे है, जो एक समय का भोजन नहीं खा सकते हैं, वो ह्यूमन राइट्स हैं। भारत को एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स अमेरिकन पुलिस की अगेंस्ट, उसके विरुद्ध बात करनी चाहिए। तो भारत कभी इस तरह काउंटर आर्गुमेंट उठाता ही नहीं है, तो फिर 24 घंटे हमको उनकी सुननी पड़ती है। एक दिन भारत उठाएगा, उसके बाद से ये सारी बकवास बंद हो जाएगी, बिलीव मी, वो हो जाएगी। आपने पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था, पंजाब में 100 करोड़ का ड्रग हॉल हुआ है। देखिए, इसका बहुत पुराना इतिहास है। जहां भी कैथोलिसिज्म करके चर्च होगा वहां ड्रग्स होंगे। पूरा साउथ अमेरिका कैथोलिसिज्म चर्च चलाता है, लेकिन ड्रग्स सबसे ज्यादा वहीं प्रोड्यूस होते हैं। और इसका एक कारण है कि जो उधर के जो शासक हैं, साउथ अमेरिका के शासक हैं, वो पर्पसली अपनी पॉपुलेशन को गलत तरह की, इस तरह के व्यभिचार में लगाना चाहते हैं, ताकि गवर्नेंस जो है उस इफेक्टिव हो जाए फॉर स्मॉल पीपल ऑफ नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि तो ड्रग अब्यूज के में कैटेगरी अलग हो गई, फिर आपको कोई गवर्नेंस पे कोई पूछेगा नहीं, बिकॉज दिस बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। और यही स्ट्रेटेजी अमेरिकन गवर्नमेंट्स की भी है, यहाँ पे भी चर्चेस चलाती है। अब भारत में पंजाब में आप देखेंगे कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। जो एंग्लिकन चर्च है, एपिस्कोपल और प्रेस्बिटेरियन, और जो कि जर्मन है, प्लस जो चर्च ऑफ इंग्लैंड अफिलिएटेड बॉडीज है, उनका भी प्रचार बहुत ज्यादा है, प्लस कैथोलिसिज्म का प्रचार बहुत ज्यादा है। तो जहां भी ये पहुंच जाएंगे वह अलगाववाद हो जाएगा, ड्रग अब्यूज इंक्रीज हो जाएगा, टेरर इंक्रीज हो जाएगा, और रिलीजन के माध्यम से देश को तोड़ना इज मच इजियर देन थ्रू एनी अदर वे। सेनाओं से तो लड़ नहीं सकते, तो अंदर से ही समाज को खोखला बना दो। तो पंजाब में जो हम सीन्स देखते हैं, और वहां के लोग तो बड़े दुखी भी हैं इसकी वजह से। मूवीज भी बनी है दिखाने के लिए, उड़ता पंजाब और सब तरह की मूवीज भी बनाई गई है। तो वहां के लोग, लोकल लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो पंजाबी हिंदू हैं, पंजाबी सिख हैं, वो अपने धर्म का प्रचार ज्यादा करें, ताकि ये सब लोगों को, भटके हुए लोगों को वापस लेकर आया जाए। तब इसका यही सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है ना आदित्य जी, की पता नहीं चलता है कि सामने वाला जो सिख है वो क्रिश्चियन बन चुका है, क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियंस है, नाम इनके बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, लेकिन धर्म बदल जाता है। साउथ में देखिए ना, वहां पर भी जो कन्वर्जन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वहां पर नाम उनके हिंदू ही रहते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए, जब नाम से, यहाँ तो नाम से ही पता चलता है ना कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नाम से पता चलता है, लेकिन वहां तो नाम सेम ही रह रहे हैं। तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रैकेट हुआ ना, कि असलियत पता ही ना चले। एक्चुअली इसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। मेरी इस बुक में मैंने लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लोग देख लेंगे। इनकल्चरेशन स्ट्रेटेजी होती है कि देखिए क्या होता है कि ये पूरा प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास साउथ अमेरिका, पुष्कर द्वीप। साउथ अमेरिका में क्या किया कि उनका कल्चर रखा सेम। जैसे कि अगर कल्चर क्या होता है, भाषा, भोजन, पूजा पद्धति, ये होता है कल्चर। फूड, लैंग्वेज एंड एंड द मेथड ऑफ वर्शिप। तो इनिशियली जब चर्च आया था वहां पे, उसने इन तीन चीजों को सेम रखा, और फिर उनका जो धीरे धीरे फोर्स करके फॉरेन लैंग्वेज डाल दिया, स्पेनिश। तो जैसे ही फॉरेन लैंग्वेज आता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, माइंड का सोचने का तरीका बदल जाता है, बिकॉज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो किस तरह ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लैंग्वेज होती है, वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर देती है। फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड में क्या किया, रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, और फिर कल्चर को हटा दिया। अब कल्चर बिकम्स द रिलीजन। तो उन्होंने फिर कल्चर को हटा दिया विद द रिलीजन, तो नाउ द रिलीजन बिकम्स द कल्चर, सॉरी। तो ये स्ट्रेटेजी होती है कल्चर वर्सेस रिलीजन की, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है भारत में भी, कि धीरे धीरे तो नाम रखेंगे हिंदू, तो कल्चरल कनेक्शन है, लेकिन रिलीजन बदल दिया है। थोड़े समय में नाम भी बदलने शुरू हो जाएंगे, वो सेकंड स्टेज होगी। और थर्ड स्टेज होगी, कल्चर को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फिर वो लोग छुरी कांटे से काटेंगे, फिर वो सूट पहनेंगे। और ये महाराज दुलीप सिंह के समय से ये ज्यादा चल रहा है।
आप जाएंगे साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे तमिलनाडु में कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे हमारी परंपराएं बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आप देखें केरल में किस तरह हुआ, केरल में ऐसे ही हुआ, फिर धीरे धीरे नामों के सामने जॉन ऐड हो गया, एडम ऐड हो गया। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि थॉमस नाम केरल से कैसे आ गया। मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, तो जो भी सुन रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा फॉरगिव मी, लेकिन मुझे इस शो पे ट्रूथ बोलना ही पड़ेगा, तो सुन लेगा। तो मेरे वो दोस्त भी है केरल से अच्छे अच्छे, जिनके क्रिश्चियन नाम है, वेरी गुड पीपल, लेकिन घर में वो हिंदू है, नाम है जोसेफ। और बड़े अच्छे और भी मेरे अलग मित्र हैं जो भी आप तो जानती होंगी, तो वो भी उनके नाम क्रिश्चियन है लेकिन है पूरे सनातनी। तो मैं उनको बोला नाम भी बदल दो भाई, तो उन्होंने धीरे धीरे बदलना शुरू किया है कुछ लोगों ने। बट ये स्ट्रेटेजी होती है कल्चर वर्सेस रिलीजन की। अगर इस प्रोसेस को आप समझ गए देन तभी उसकी काट निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। लेकिन आदित्य जी, ये 23 देशों की लिस्ट जब संसद में रखी गई है तो मकसद तो है, क्योंकि आप इसमें देखो अफगानिस्तान का नाम है, म्यांमार का, कोलंबिया का, वेनेजुएला का। और वेनेजुएला में तो अमेरिका की फोर्स वहां इसीलिए तो पहुंची है कि वहां पर बड़ा कार्टेल है, ड्रग्स का धंधा हो रहा है, वहां से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। ये सब बातें भी तो इस रिपोर्ट में कही गई हैं। वेनेजुएला को अटैक करने की पूरी कोशिश में है अमेरिका, इसी की आड़ में कि वहां पर धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की। तो बाकी देश जिनके नाम उसने लगा रखे हैं उनके खिलाफ भी तो उसको इसी बहाने के तहत कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा ना। यही तो स्ट्रेटेजी होगी अमेरिका की। म्यांमार में भी आप देखो कि अब बांग्लादेश में अमेरिकी फोर्सेस पहुंची हुई है, कहा यही जा रहा है कि म्यांमार के लिए वहां आई है। और वहां पे भारत ने भी अपनी फोर्सेस भेज दी है म्यांमार में। ओके, तो देखिए वेनेजुएला को अमेरिका डरा सकता है, धमका सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारी चीज झूठ बोली जाती है अमेरिकन मीडिया में। वेनेजुएला इज नॉट द ड्रग प्रोड्यूसर बाय द वे। जो सबसे बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर उस एरिया में है वो अमेरिकन कंट्रोल में है, दैट इज कोलंबिया। और दूसरा देश है मेक्सिको। मेक्सिको में फेंटेनिल प्रोड्यूस होती है। और अभी तो चाइना ने टैक्टिक्स ही बदल दिया है, फेंटेनिल अब कम थ्रू कनाडा, तो कनाडा से कैसे रोकोगे, है ना। तो वेनेजुएला का रोल क्या है कि वो उधर से ड्रग ट्रैफिकर्स कोलंबिया से ट्रांसफर करते हैं वेनेजुएला, और वेनेजुएला से वो ट्रांसफर की जाती है मेक्सिको में, ऐसे की जाती है। तो जो एंटायर जो प्रेमाइज है अमेरिकन मिलिट्री का कि ड्रग को हमको रोकना है, मार्को रूबियो ने बोला और सबने बोला, वो इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन फॉल्सिटी, गलत है वो। एक्चुअली वेनेजुएला में ऑपरेशन चल रहा है वो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन चल रहा है मदुरो की गवर्नमेंट का, क्योंकि वेनेजुएला सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है उसके अंदर, सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा है, और उसका ऑयल रिजर्व्स है अनएक्सप्लोर्ड। तो ऑयल पे कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला पे वॉर की बात की जा रही है। ओके, लेकिन वो वॉर सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बोलिवेरियन, क्योंकि वेनेजुएला मैक्सिको नहीं है, वेनेजुएला के लोग बिके हुए नहीं है, तो वो लोग सड़क पे युद्ध करेंगे, और ये अमेरिका को मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे लैंड कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। वहां के चाइनीज भी इन्वॉल्व है, रशियंस भी इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक भारत भी इन्वॉल्व है, बिकॉज भारत जो है वहां से ऑयल खरीदता था पहले। तो ये जो पूरा वेनेजुएला का है वो मॉडल रिपीट नहीं हो सकता भारत के विरुद्ध, बाय द वे। ना ही वो रिपीट हो सकता है बर्मा के विरुद्ध, ना ही वो रिपीट हो सकता है। बट पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, क्योंकि अफगानिस्तान के सारे ड्रग्स पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका जाते हैं, हम्म, और कुछ वहां से पंजाब में लाए जाते हैं भारत में, बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाए जाते हैं। और चाइनीज फेंटेनिल प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इनटू दिल्ली। दिल्ली में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी ओखला में, बाय द वे। तो और कुछ मैक्सिकन नेशनल्स आए थे मेक्सिको ओखला में, जहाँ पे वो बनाते थे, बहुत साल पहले पुरानी न्यूज है। उनको अरेस्ट भी किया गया था, डिपोर्ट किया गया था। और तो उनके तार जुड़े थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो सरकार है, स्टालिन की सरकार, उनका एक मंत्री था जो ओवरसीज हेड होता था उनकी पार्टी का, डीएमके का, उसके तार भी तो जुड़े थे उनके साथ। ये सब हुआ था ना बिल्कुल, अभी 1.5 साल बिल, पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन सेम कनेक्शन चर्च का, सेम कनेक्शन, कि जहां भी चर्च होगा वहां ये सब काम चलेंगे,
क्योंकि उसको पैसा चाहिए फीड करने के लिए। और ये सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं चर्च के होते हैं। ये कोई ना कोई सरकार सपोर्ट करती है, डायरेक्टली नहीं, थ्रू एनजीओज, थर्ड पार्टी फेसेस, लेकिन एक्चुअली पैसा आ रहा है सरकार से इंटेलिजेंस ऑपरेशन का कि डेमोग्राफिक सबवर्शन किया जाए भारत में, कि लोग अगर कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, हिंदुओं के विरुद्ध वोट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे होता है। इसको इलेक्शन इंटरफेरेंस के लेवल पे ट्रीट करना चाहिए भारतीय गवर्नमेंट को, क्योंकि ये भारतीय डेमोक्रेसी को कमजोर कर रही है। जब इसको इलेक्शन इंटरफेरेंस से करेक्ट करेंगे तब इट विल बी सॉल्व, क्योंकि उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा प्लान है बीजेपी को हराने का। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। तो इसको अगर इलेक्शन से कंट्रोल करके देखेंगे तब सारी तार जुड़ जाएंगे। एक्चुअली ये पूरा चर्च का रैकेट ही इलेक्शन के लिए रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन होता है। पर आप ये देखो ना, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप खुद यूके पहुंचे हुए हैं, सुना है वहां बड़ी बेइज्जती हो गई है उनकी। पहली बात तो स्पीच वाज वेरी फनी, और दूसरा उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना था किंग चार्ल्स के लिए। और अमेरिकन, अभी तो शायद ब्रिटिश को भी मालूम होगा कि जब ब्रिटेन ने अमेरिका को आज़ादी दी, एंग्लो सैक्सन्स को आज़ादी दी, उस समय ब्रिटेन ने उनको आज़ादी तो दी, लेकिन 4 साल के बाद वापस ऑक्यूपाई कर लिया। तो अमेरिका कभी आज़ादी नहीं हुआ बाय द वे, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड ट्रिनिटी चर्च के साथ मिलकर, एपिस्कोपल चर्च के साथ मिलकर, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ लैटर डे सेंट्स, और फिर बाद में मॉर्मन्स थोड़ा अलग होते हैं, वो ओनली अमेरिकन माने जाते हैं। तो इन सब के साथ मिलकर वापस सत्ता कर ली। तो रेड कारपेट भी नहीं दिया गया पहली बात तो एयरपोर्ट से। तो फिर पैदल चलना पड़ा। बाकी कितना बड़ी बात होगी कि जूते पहन के सड़क पे चलना पड़ रहा है। एनीवे, और फिर उसके बाद जो उनका जो रॉयल बैंक्वेट डिनर हुआ, वहां पे ट्रम्प ने जो स्पीच दी, उसमें उन्होंने बोला कि यू आर आवर पेरेंट कंट्री, ऐसा करके रेफर किया इनडायरेक्टली, एग्जैक्ट शब्द नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। ये वन ऑफ द वर्स्ट स्पीचेस रिटन फॉर एनी यूएस प्रेसिडेंट। ये पॉलिटिकल, ये अगर भारत होता तो अभी तक आग लग चुकी होती। जैसे कोई बोलता वी आर योर डोमिनियन, जैसे नेहरू ने बोला था डोमिनियन, वी आर डोमिनियन, डोमिनियन मतलब इंफीरियर। लिटरली इस तरह बात किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और किंग चार्ल्स ने इस विषय पे बिल्कुल टच ही नहीं किया, क्योंकि ही इज एक्सपीरियंस्ड है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी का। तो वहां पे एम्बेरसमेंट बहुत हुआ स्पीच के ऊपर, प्लस मेलानिया की ड्रेस के ऊपर, प्लस पता नहीं, मुझे एक चीज अंजू जी बड़ा अजीब सा लगता है, दीज आर सो शैलो पीपल। किसी की ड्रेस पे कमेंट करना, किसी के चलने पे कमेंट करना, एक्सेंट पे कमेंट करना, मतलब किसी मिकी माउस से आप डील कर रहे हो या छोटे बच्चों से डील कर रहे हो। ये छोटे बच्चे होते हैं ना जो जो लड़ते हैं, ओ तूने ये शब्द ठीक से नहीं बोला, तूने ये सब ठीक से नहीं बोला, चिढ़ाते हैं। फिर इस तरह की बातें हो रही है। डिप्लोमेटिकली इट्स ए डिजास्टर फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिकन मीडिया उसको काइंडली नहीं ले रहा है। कि अमेरिका जो भी लेफ्टिस्ट मीडिया देखा है, अभी आप सुनेंगे तो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो यूक्रेन में जो वॉर की बात जो ब्रिटेन बार बार करता रहता है, तो ट्रम्प का विजिट ये था कि किसी तरह यूरोप को फोर्स किया जाए टू बाय अमेरिकन वेपन्स। ये एक्चुअली अंडरलाइंग रीजन था। और और वो काम यूके ही कर सकता है, क्योंकि यूके बहुत सबोटाज कर, यूके इज द नॉटी बॉय ऑफ यूरोप। ओके, इसलिए अलग भी हो गया वो, क्योंकि उसको मालूम है। तो ब्रिटिश जो इंग्लिश एंग्लो सैक्सन क्राउड है, बाकी सभी तो सेक्शंस हैं बाय द वे, सभी लोग सेक्शंस माने जाते हैं अपर जर्मनी से। तो जो एंग्लो सैक्सन क्राउड है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है यूरोप के सैक्सन क्राउड से। तो वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कैथोलिसिज्म से। तो शुरू से ही वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2 देख लीजिए, दोनों समय में, और यूक्रेन रशियन वॉर में भी, यूके वाज अ स्पॉइल स्पोर्ट। वो गंदगी हर जगह मचाता था। और तो नाउ एक तरीके का इंटरनल एग्रीमेंट हुआ है कि यूके शुड हेल्प यूएसए टू सेल मोर वेपन्स, और यूरोप का डिफेंस इंडस्ट्री रिमेन सबसर्विएंट। और एक और इशू था F-35 वाला, क्योंकि यूके ने F-35 की कुछ फ्लीट उन्होंने ऑन ग्राउंड कर दी थी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स।
तो ये भी रिजॉल्व करने का इशू था, जिसमें अमेरिका ने उनको एड दी है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज यूके विल नॉट यूज F-35 फॉर द पायलट्स। ये भी दोनों इशू थे। और अगर तो इकोनॉमी के उससे देखा जाए तो यूके भी तो की इकोनॉमी तो भी तो नीचे जा रही है ना, जैसे जर्मनी की जा रही है, यूके का भी तो वही हाल है। और यूके तो चाहता ही नहीं कि यूक्रेन वॉर रुके। तो क्या इसको लेकर भी दोनों के बीच कोई डील हो गई है? देखिए, यहाँ पे इशू है फिनलैंड का। ये ये इशू, क्योंकि देखिए जितना भी अभी जैसे फिनलैंड ने भारत के लिए वीजास की घोषणा करी कि भारत है ग्रीनलैंड, क्योंकि उसको भारत से संबंध अच्छे करने, उसको मालूम है अगर रशिया से बचना है तो भारत के साथ कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। ओके, तो और सबको ये भी मालूम है कि भारतीय नेवल शिप्स वर ऑफ द कोस्ट ऑफ फिनलैंड उस तरफ भी गए थे, एक ट्रेडिशनल एक्सरसाइज थी, उसके लिए गए थे। और भारतीय ट्रूप्स आर सिटिंग इन बेलारूस एंड विद रशिया, और वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स भी इन्वॉल्व है एज एन ऑब्जर्वर। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसको थैंक करिए मोदी जी को, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने अभी तो जो ये जो पूरा इशू था यूके का, वो था फिनलैंड की प्रोटेक्शन, ताकि वहां पे बाकी कंट्रीज नहीं घुसे। क्योंकि भारत, फिनलैंड जो है पहले भी पिट चुका है रशिया से, तो उसको भारत से दोस्ती करना इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि उसको डर है रशियन फोर्सेस उसको 2 दिन में ओवरटेक कर सकती है। वर्ल्ड वॉर 2 में एक बड़ी फेमस एक इंसिडेंट हुआ था, जहां पे हिटलर की फोर्सेस को डिफीट करने के लिए रशियन फोर्सेस ने फिनलैंड में आके एक्शन लिया था। तो ये इंसिडेंट्स उनके हैं। तो ये सारा इशू है फिनलैंड की तरफ का, आर्कटिक ओशन रीजन का है, क्योंकि आर्कटिक ओशन रीजन में इस समय बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ नेटो थ्रेट्स टू टू रशिया। तो अब जो यूक्रेन, जो यूके का जो यूके के सारे वेपन्स फेल हो चुके हैं, यूके के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है ड्रोन वॉरफेयर से, यूके के वेपन्स फेल हो चुके हैं इन यूक्रेन। तो इस समय यूके इज यूज रिलाइंग ऑन सबोटाज हेविली, जैसे पहले भी कर चुके हैं, वो गैस पाइपलाइन उन्होंने बर्बाद की थी विद यूक्रेनियंस। और लेकिन वो सारी केबिलिटी सिर्फ यूके के पास में है। अंडरलाइंग सी केबल्स को अभी हूथी रेबल्स ने काटा था ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो हूथी रेबल्स ने नहीं काटा था, वो कोई और थे, तो रेबल राउजर। तो इसलिए दे आर सीकिंग अमेरिकन हेल्प इन सर्टेन थिंग्स, लेकिन अमेरिका का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम स्ट्रेंज हैपनिंग्स इन यूरोप इन फ्यू वीक्स। लेकिन आदित्य जी, अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान के साथ जो क्रिप्टो करेंसी की डील किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें भी तो पैसा जो ड्रग्स से कमाया गया है अमेरिका द्वारा, उसको ही अमेरिका ले जाने की कोशिश हो रही है ना। तो अमेरिका तो खुद इस धंधे में शामिल रहा है, और वो इस बहाने अगर वेनेजुएला को टारगेट कर सकता है, म्यांमार में आ रहा है, तो इस बहाने वो भारत को भी तो टारगेट कर सकता है ना। क्या इसे नहीं माना जा सकता? देखिए, भारत को इसलिए टारगेट नहीं कर सकता बिकॉज मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। जहां भी मिलिट्री कमजोर होगी तो वो करेगा, जरूर करेगा, जी। पॉसिबल नहीं है। इंटेलिजेंस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस जो है बहुत बड़ी है, पूरे मिडिल ईस्ट पे और हर जगह पे। ये जो टारगेट कर रहा है ड्रग्स के ऊपर भारत को इस समय, उसका मेन कारण ये है कि वो ये नहीं चाहता है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्यादा सस्ते जेनेरिक ड्रग्स बनाए, क्योंकि 90% जो एपीआई जो भारत की है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जेनेरिक ड्रग्स की, वो दुनिया की सबसे बड़ी है, और अमेरिका यूजेस देम द मोस्ट। यूज अमेरिका का जितना भी एक्सपोर्ट का जेनेरिक ड्रग्स का, वो इन्हीं से होता है, भारत से होता है। नाउ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का केस थोड़ा अलग है, बिकॉज अमेरिका जो है स्वयं ही सबसे बड़ा ड्रग बायर है दुनिया का, फॉर रिक्रिएशनल एज वेल एज फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस। लेकिन रिक्रिएशनल क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है एडिक्टेड है, और अमेरिका उनको एडिक्टेड रखना चाहता है, तो इसलिए अमेरिका इज द मार्केट फॉर दीज थिंग्स। और ये कोई ये डिजाइन नहीं है, प्लेन नहीं, ये इट इज अ फैक्ट कि अगर आप देखेंगे मेक्सिको से एवरी ईयर कितने ड्रग्स ऑफिशियली खरीदे जाते हैं डीई के द्वारा, डीईए के द्वारा, $35 बिलियन के, ठीक है, मेक्सिको से, जो कि मोस्टली कोलंबियन ड्रग होता है, और कुछ पार्ट्स मेक्सिको होता है। ये लीगल परचेज है। इलीगल परचेज जो है अंडर द टेबल, उसको रोकने की कोशिश की जाती है।
अब वो जो इलीगल जो ट्रेड है वो है एटलीस्ट 200 to 300 बिलियन डॉलर्स, जो कि कंज्यूम हो जाता है ऑन द स्ट्रीट्स। आप सोचिए, अगर 180 मिलियन 18 करोड़ लोग रेगुलरली ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना कंजम्पशन होगा, अगर 10 ग्राम भी कंज्यूम करें तो आप सोच लीजिए कितना होता है। तो दिस इज द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि अफगानिस्तान का जो हेरोइन होता है दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको ब्रिटिश ने किया था ताकि वहां भुखमरी फैल जाए। कि ये फूड वॉर्स भी हैं, आप फूड वॉर्स को भी ध्यान रखिए। इसी जितना जिस तरह इस गवर्नमेंट ने, भारतीय गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया है ये जीएमओ क्रॉप्स को, वो ये चाहते हैं कि भारत सदा के लिए पुराने समय के जैसा फूड पे डिपेंडेंट हो जाए वेस्ट के ऊपर। दैट इज द एक्चुअल फोर्स, और भारत ने उसको समझ लिया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। और भारतीयों को भी ये देखना चाहिए कि हमको फार्मर्स को एटलीस्ट, जैसे माइक्रो फाइनेंस जो ट्रैप्स होते हैं उनको हटाना ही पड़ेगा, ताकि फार्मर सुसाइड खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, और फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, प्रॉफिट जो होता है। तो अगर बाकी जगह मार्जिन कम किए जाए सो दैट द फार्मर्स कैन गेट मोर फेयर प्राइस, वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिकॉज भारत हैज द कैपेसिटी कि पूरी दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्ट हब बनने का। वो और कई देश में, किसी देश, भारत का क्लाइमेट ऐसा है, भूमि ऐसी है। और मैं चाहता हूँ कि पंजाब में भी ऐसे सॉल्यूशंस लगाए जाए कि बैलों को काटा नहीं जाए और बैलों को खेतों में खुला छोड़ दिया जाए, यूरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, इतना बिल्कुल सही। फर्टाइल लैंड है उसका। पर सर, ये जो चाइना पे आरोप लगा है फेंटेनाइल का, जैसे आपने जिक्र किया, चाइना में अवैध उत्पादन हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन हो रही है, ये कहा गया है चाइना के बारे में इस रिपोर्ट में, ये जो संसद में रखी गई है। तो चाइना के साथ एक तरफ तो डील बस होने वाली है, हो गई, टिकटॉक हमारा हो जाए, इस तरह की मतलब ख्वाब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ऊपर से ये सब भी कर रहे हैं। तो चाइना के साथ क्या इक्वेशन होगी? चाइना तो वैसे ही उनको अपनी ताकत दिखा चुका है विक्ट्री डे पर। देखिए क्या है कि डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें एक साथ चलता है, और ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है काफी इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स को तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, स्टेट डिपार्टमेंट के। आप अपने मन से जो आता है आप बोल देते हो, मन से आता है कर देते हो। इस तरह तो कंट्री चलती नहीं है। और कोई भी कंट्री, दो कंट्री डील करती है तो ग्रे एरियाज भी होते हैं, ब्लैक एरियाज भी होते हैं, व्हाइट एरियाज भी होते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि भारत जैसे 100 करोड़ के देशों में एक मोदी जी आके सबके लिए डिसीजन ले लेंगे, नहीं। कर्नाटक के डिसीजन अलग होंगे, बाकी देशों के अलग होंगे, प्रायोरिटीज अलग होती हैं। ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमको इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे डिस्पाइट एवरीथिंग भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हो ही रही है, ऑलमोस्ट हो गई है। और चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। और चाइनीज ने जिस तरह अमेरिकन को ट्रैप किया है, मतलब ये ऐसा है नहले पे दहला। पहले अमेरिका ट्रैप करता था चाइना को, और आज चाइना ने ट्रैप कर दिया, है ना। पहले अमेरिका ट्रैप करता था आईएमएफ लोन में, वर्ल्ड बैंक में। आपको मालूम है किस तरह भारत को सोना गिरवी रखवाया गया था? वो भी तो अमेरिकन ट्रैप था, उसको क्यों भूल जाते हैं। चाइनीज ने उसमें मास्टरी हासिल कर ली, उसने अमेरिका को ही ट्रैप कर दिया। तो इसमें हमको तो साइड में बैठ के पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना चाहिए। अब देखिए क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता अमेरिका। एंड में जाके बोलेगा शी जिनपिंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड विल ड्रॉप द टैरिफ्स टू 25%। अब भारत के साथ भी ये हो गया, टैरिफ्स आर डाउन टू 25%, अभी डील अनाउंस हो जाएगी। ओके, और कोई भारत की ने कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। एक्सपेंसिव आइसक्रीम, एक्सपेंसिव, ये तो कौन खरीदने वाला, बताइए मेरे को। वो तो कोई बॉम्बे के सोशलाइट साउथ बॉम्बे के खरीदेंगे, या फिर दिल्ली साउथ एक्सटेंशन में कुछ बिगड़े हुए लोग खरीदेंगे बस, जिनको वाना भी अमेरिकन खरीदेंगे भारत के। बाकी तो कोई नहीं खरीदने वाला। मेजोरिटी लोग, हम तो छोले कुलचे खाने वाले लोग हैं, हम तो वही खाएंगे, राइट। तो इसलिए गिव एंड टेक तो चलेगा सभी देशों में। चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि चाइना आके दिखा रहा है पैसिफिक ओशन में, चाइना आके दिखा रहा है अटलांटिक ओशन में, वेनेजुएला में आर्म सप्लाई कर रहा है। ओके, तो चाइनीज को अब, तो अमेरिकन को ये समझना चाहिए कि जितना भी अब मजाक बना लो चाइना का, वो हमारे कजन से, मान लिया मैंने, धार्मिक कजन से। चाइना ने आपको आपकी ही पॉलिसी को मसाले लगा के सुनाया है, नूडल्स के साथ पेश किया है।
तो व्हाई आर यू कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग विच यू योरसेल्फ क्रिएट? और वो आपसे ज्यादा सीख गया है, उसके पास 2 6 जनरेशन फाइटर्स हैं, आपके पास एक भी नहीं है। और अभी तक लोग मजाक बनाते थे चाइनीज नेवी बाहर नहीं निकल पाएगी, इधर नहीं निकल पाएगी, इधर नहीं निकल पाएगी। उनकी नेवी तो खड़ी हुई है वहां पे वेनेजुएला के बाहर, अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड, उसके पीछे चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयड, उधर रशियन न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयड, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ किस दिन भारत की सबमरीन देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं भी जाके ग्रीट करूंगा उन सबको। जैसे भारतीय शिप आया था सैन डिएगो में, तो हम लोग पहुंचे थे झंडा लेके दिखाने के लिए कि हम आपके लिए खड़े हुए। सो तो ये जस्ट ये सोच लीजिए बड़े देशों के बीच में थोड़ी मल्टीपल लेवल पे बातें चल रही है। लेकिन अमेरिका में भुखमरी हो जाएगी अगर चाइना से सामान नहीं आएगा तो। लेकिन ये जो बांग्लादेश में बड़े चोरी चुपके अमेरिकी फोर्स पहुंची है, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उसको भी भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि भारत पर प्रेशर डालने के लिए, या वहां पे कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं अमेरिकन जिससे भारत को नुकसान हो। क्या वाकई ये हो सकता है? ये भी एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है ट्रेड डील के बीच में? भारत बियॉन्ड एनी प्रेशर, बियॉन्ड एनी प्रेशर। तो उसके तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई ईस्टर्न आर्मी कमांडर्स के साथ, और उसमें डोवाल जी भी थे, बाकी लोग भी थे। दैट वाज एनफ रिस्पॉन्स कि वी आर वाचिंग यू, क्योंकि बांग्लादेश तीनों साइड से भारत से घुरा पड़ा है, चारों साइड से। ओके, तो अगर अमेरिकन ट्रूप ज्यादा गड़बड़ी करते हैं तो हम 71 को रिपीट कर सकता है भारत, इस बार अमेरिकन को ठोकेगा। और उसके पहले तो भारत के लोग, बांग्लादेश का चप्पे चप्पे में भारत की एजेंसीज होंगी, कहीं ना कहीं अदृश्य राज चल रहा होगा, भारत का भी अदृश्य राज है ना। तो सबका, इनका इससे पश्चिम का अदृश्य राज तो नहीं, हमारा भी अदृश्य राज है। तो अदृश्य राज की सेनाएं लगी होंगी कुछ करने के लिए। और देखिए, ये पहली बार इतिहास में हुआ है 71 के बाद। 71 में भी अमेरिकन फोर्सेस इतना अंदर नहीं आई थी, दूर से देख रही थी, उनके पीछे रशियन सबमरीन्स थी। पहली बार बांग्लादेश में यूनिस की मूर्खता के कारण आज बांग्लादेशी लोग यूनिस को जूते मार के बाहर निकालेंगे कि तुमने हमारे देश का पार्ट कैसे दे दिया अमेरिकियों को। देखिए, अगर भारतीय और अमेरिकी होगा ना, बांग्लादेशी अमेरिकियों से ज्यादा चिढ़ेंगे देन भारतीय। कोई भी, ये इस्लामिक रूल होता है ना, पहले अमेरिकन को मारो। ये तो चाहे जो भी है, हम फिर भी एक जीन्स के लोग हैं, हम सभी एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, बांग्लादेश अंगदेश, हम लोग एक ही हैं। और मिलिटरीली अमेरिकन फोर्सेस के लिए 120 सोल्जर्स लाना, फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फॉर टारगेटिंग, फॉर ये सब करने के लिए, ये फुलिशनेस है। पूरा बांग्लादेश तो भारतीय सुरक्षा के अम्ब्रेला में है, और अगर अमेरिका को ट्रूप्स ही लाने होते तो उसको 50,000 ट्रूप्स लेकर आने पड़ेंगे, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो भारत ने भी वही किया, वो C-17 लेके घुसे विद 120 ट्रूप्स। भारत लैंडेड IL-76 गजराज विद 120 ट्रूप्स, फिर सिमिलर फंक्शंस पास में बाजू में। तो अमेरिका को ये समझना चाहिए कि भाई ये वेनेजुएला नहीं है, यहाँ पे बहुत ठुकाई होगी, और ठुकाई होगी तो कोई लिमिट नहीं है, डियो गार्सिया तक ठुकाई होगी, या हो सकता है उसके आगे भी हम जाए, है ना। तो ये ज्यादा परेशानी की बात नहीं है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और डिप्लोमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू, मोदी जी तो बोलते रहेंगे मेरा प्रिय मित्र, तो वहां पे वो सब कल चलते रहेंगे। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रम्प माय डियर फ्रेंड बोल सकते तो पीएम मोदी भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन बस मतलब पीएम मोदी भी समझते कि किस हद तक वो डियर फ्रेंड है। और ताज्जुब की अमेरिका बात, अमेरिका को जिसने दोस्त माना, अमेरिका ने उसी को बर्बाद किया है। अभी बांग्लादेश की बारी है, तो बांग्लादेश में इस्लामिक रेडिकलिज्म इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, वो बांग्लादेश को ही खा जाएगा। लेकिन क्या म्यांमार को टारगेट करने के मकसद से ये अमेरिकी वहां आए? और फिर जो आपको याद होगा 3 या 4 को अभी जब विक्ट्री डे हुआ था चाइना में, उस दिन उनका एक अधिकारी भी मारा गया था बांग्लादेश में। क्या उसको लेकर कोई रिटेलिएशन है? क्योंकि वो बड़ा संदिग्ध हालात में मारा गया था, उसको लेकर भी खुलकर अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। तो क्या इस डेवलपमेंट को उससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, थोड़े दिनों में ना यूनिस घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, बाय द वे। उसको भी, इसी अमेरिका का आउटकम यही रहा है कि जिसने अमेरिका को सपोर्ट किया जिस देश में, उसको हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा है, छत के ऊपर से। ओके,
तो छत ढूंढनी पड़ेगी यूनिस को, कहाँ से उसका हेलीकॉप्टर भाग गया अमेरिका से। और जिन लोगों ने उसको मारा होगा मुझे तो कुछ पता नहीं है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो वही लोग हैं जो यूनिस को अपोज करते हैं, उसी की सेना के लोग। बांग्लादेशी आर्मी भी अपोज कर रही है बाय द वे। ओके, तो बांग्लादेश में रह के अमेरिकन का अपोजिशन बांग्लादेशी आर्मी के फैक्शंस कर रहे हैं। ये कोई भारत की जैसी आर्मी नहीं है जो वन वॉइस में बात करे। ये इस्लामिक देश की आर्मी है। इस्लामिक देश की आर्मी में कत्लेआम होता ही रहता है, चीफ का या उसके नीचे का। और बांग्लादेशी आर्मी चीफ तो पहले हिंदू ही फैमिली से था ना, वो तो खुद ही बोल चुका है। सो तो ये जो जो पूरा ड्रामा है अमेरिका को, इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे आ रहे हैं। और मेरा ये इच्छा होगी कि बर्मा से अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट परमानेंटली खत्म हो। ये अमेरिका का बैकयार्ड नहीं है। आई बिल्कुल। थिंक चाइना वही समझाना चाहता है कि भाई तुम साउथ अमेरिका में रहो, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये हमारा इलाका है, यहाँ पे आप मत आइए। यहाँ पे अगर मुझे भारत को लड़ना होगा हम लड़ लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप वहां पे बैठो। तो आई थिंक ये मैसेज थोड़े दिनों में चला जाएगा बाय द वे। चलिए अभी देखते हैं कौन सा मैसेज कहाँ तक पहुंचता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो रेड कारपेट घर से ले जाना भूल गए थे, मुझे लग रहा है उनको पछतावा हो रहा होगा कि मैं खुद ही ले जाता तो बिछा लेता। और दूसरा, ये जो 23 देशों की लिस्ट में भारत को डाला है, ये जो गलती की है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका भारत तो बदला लेगा ही लेगा। और जो ये फोर्सेस आई हैं, इनका क्या मकसद है? क्या ये सेंट मार्टिन पर ऑफिशियली कब्जा करने के लिए आई हैं, या फिर ये माना जाए कि ये म्यांमार के लिए वहां पहुंची हैं, या चाइना को कोई मैसेज है, या भारत को कोई मैसेज है? ये सब कुछ धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन इस विषय पर आपने जो तमाम एंगल से, हर पहलू से बड़ी ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला, आदित्य जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।